हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन की। ये जो लॉ है वो केन्स ने दिया था और इस लॉ में केन्स बेसिकली क्या कहते हैं कि जैसे ही किसी इंसान की इनकम इंक्रीज़ होगी वैसे ही उस इंसान की कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन कंजम्पशन उतने प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ नहीं होती जितनी कि इनकम इंक्रीज़ होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि इनकम को पहले भी हम बात कर रहे थे, दो हिस्सों में बांट सकते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो जैसे ही कहीं भी किसी भी इंसान की इनकम बढ़ती है वो बढ़ी हुई इनकम कंजम्पशन और सेविंग में बढ़ जाती है। इसीलिए जो कम्युनिटी की साइकोलॉजी है वो ये दिखाती है कि एग्रीगेट रियल इनकम बढ़ने पर एग्रीगेट कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि इनकम बढ़ी है। फिर है अजम्पशंस की बात करते हैं। क्या क्या मान्यताएं मानकर चले हैं, अज्यूम करके चले हैं केन्स इस लॉ के लिए। पहली चीज़ है नो चेंज इन साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स। केन्स मानता है किसी तरह की लोगों की मनोवैज्ञानिक दिशा में या इंस्टीट्यूशनल जो कंडीशंस हैं इकनॉमी में उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जैसे कि पॉपुलेशन की बात कर लें, लोगों के टेस्ट फैशन की बात कर लें, तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। दूसरा, नॉर्मल कंडीशंस। इकोनॉमी कैसे कंडीशंस में होगी? नॉर्मल कंडीशंस में। वहाँ किसी तरीके का कोई वॉर की सिचुएशन नहीं होगी, किसी तरीके का कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं पाया जाएगा, कोई क्रांति या कोई डिप्रेशन की सिचुएशन वहाँ नहीं पाई जाएगी। केवल नॉर्मल सिचुएशंस में इकोनॉमी काम कर रही होगी। तीसरी जो मान्यता है, प्रॉस्परस कैपिटल इकोनॉमी बेस्ड ऑन लेजर फेयर। ये लॉ वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पर फ्री इकोनॉमी होती है। लेजर फेयर का मतलब जहाँ गवर्नमेंट का किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता इकोनॉमिक मैटर्स में। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? जहाँ पर प्रॉफिट को ध्यान रखते हुए मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर प्राइस तय किए जाते हैं और जहाँ प्राइवेट सेक्टर ही प्रिवेल करता है। तो ऐसी इकोनॉमी में ये लॉ एप्लीकेबल होगा। आगे हम इस लॉ के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि इनकम 0, 50, 100, 150, 200, 250 इस तरीके से इंक्रीज़ होती जा रही है और इनकम के इंक्रीज़ होने पर भी कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाती है। जब इनकम ज़ीरो है तो ऐसा नहीं होता, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ज़ीरो इनकम पर कोई भी इंसान कुछ भी कंज्यूम नहीं करेगा, चाहे इनकम हो या ना हो। हर कोई इंसान कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है। तो हमने मान के चले कि ज़ीरो इनकम है तो कंजम्पशन कितनी है? 50। और 50 इनकम है यानी इनकम बढ़ जाती है तो कंजम्पशन बढ़कर 75 हो जाती है। जिस तरह से इनकम बढ़ती जाएगी वैसे ही कंजम्पशन बढ़ती जाएगी। तीसरा जो कॉलम है वो सेविंग को रिप्रेजेंट करता है। सेविंग कैसे निकलती है? इनकम में से यदि आप कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो आपके पास सेविंग आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो इनकम 0 थी, कंजम्पशन 50 थी, माइनस कर दिया -50। इनकम 50 है, कंजम्पशन 75 है, माइनस कर दिया -25। इनकम 100 है, कंजम्पशन 100 है, तो सेविंग कितनी हुई? 0। इसके बाद 150 इनकम पर आपकी जो कंजम्पशन है वो 125 है, तो सेविंग कितनी हुई? 25। अब इस टेबल में हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन भी बढ़ती जा रही है और वैसे वैसे हमारी सेविंग्स भी इकोनॉमी में जो है वो बढ़ती जा रही हैं। इसी चीज़ को हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। ये एक डायग्राम है जहाँ पर एक्स एक्सिस पर इनकम ली है, वाई एक्सिस पर कंजम्पशन ली है और एक कर्व बनाया है C इज इक्वल टू वाई करके 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर ये कर्व बनाने का क्या मतलब होता है? 45 डिग्री का मतलब है कि ये इस 90 डिग्री का एंगल है जो इसको हाफ में कट करता है। हाफ में कट करने का मतलब क्या है कि जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतनी ही आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी। यदि हम इस जो लाइन है, जो कर्व है, इसके अलोंग मूव करेंगे, इस पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट क्या दिखाएगा कि जिस हिसाब से हमारी इनकम बढ़ रही है उसी हिसाब से हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है। ये हमारा कंजम्पशन कर्व है C1 जो एक्चुअल कंजम्पशन है, जो कि OC से शुरू होता है, क्योंकि अभी अभी हमने कहा था ज़ीरो इनकम पर भी इंसान कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ती चली जाती है। तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। अब हम देखते हैं कि कैसे। पहले मान लीजिए OY कोई इनकम है, इस पर कंजम्पशन E
फिर इनकम बढ़कर OY1 हो जाती है, तो इस पर आपकी जो कंजम्पशन है बी पॉइंट पर आ जाती है। फिर इनकम बढ़कर OY2 हो जाती है, तो कंजम्पशन बढ़कर कहाँ आ जाती है, डी पॉइंट पर। तो C1 पर आप कोई डी पॉइंट देख सकते हैं। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है और OY से OY1 या OY2 तक जाती है, वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन भी बढ़ रही है, लेकिन हमारी कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ रही जितनी कि हमारी इनकम बढ़ रही है। क्योंकि अगर सेम लाइन पर बढ़ती इनकम कंजम्पशन के साथ, तो हम कहाँ होते, C=Y वाली लाइन पर, यानी कि हमारी कंजम्पशन B पर नहीं बढ़नी चाहिए थी, कहाँ बढ़नी चाहिए थी, A पर, जिस रेशो से इनकम बढ़ रही है। और यहाँ D पर नहीं बढ़नी चाहिए थी, यहाँ बढ़नी चाहिए थी C पर, जिस रेशो से इनकम बढ़ रही है, यदि उसी रेशो से उसी प्रोपोर्शन में हमारी कंजम्पशन बढ़ती। तो अब कितनी बढ़ रही है, Y1 पर B पॉइंट तक, Y1 पर B तक पड़ रही है, तो गैप कितना आ गया, AB का। ये जो AB का गैप आ गया, बेसिकली ये AB का गैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेविंग को। यानी कि जो कंजम्पशन इनकम के प्रोपोर्शन में AY1 होनी चाहिए थी, वो केवल BY1 तक बढ़ी और AB का गैप जनरेट किया। ये AB हमने बढ़ी हुई इनकम का वो हिस्सा है जो सेव कर लिया। इसी तरीके से जब OY2 इनकम होती, तो हमारी कंजम्पशन अगर इनकम के प्रोपोर्शन में बढ़ती, तो हमें C बिंदु पर होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल कंजम्पशन हमारी D पर है। तो CD जो गैप क्रिएट हुआ है वो कहाँ गया, सेविंग में। यानी इनकम बढ़ने के साथ साथ हम देख सकते हैं हमारी कंजम्पशन E से B पर, B से D पर लगातार बढ़ रही है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ रही जितनी कि हमारी इनकम बढ़ रही है। और ये जो बचा हुआ पार्ट है, क्योंकि इनकम बढ़ने पर जो कंजम्पशन नहीं बढ़ रही, उस बचे हुए पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ लॉ की, या जो लॉ है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। पहली चीज़ की हम बात करें, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इस लॉ से हमें पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि बढ़ी हुई इनकम को हम या तो कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं, और एक हिस्सा कंज्यूम हो जाता है, एक हिस्सा सेव हो जाता है। और यदि हम बढ़ी हुई इनकम से जो हिस्सा हमने सेव किया है उसे फर्दर इकनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारी इकनॉमी में और ज़्यादा इनकम जनरेट होगी। इसके ठीक विपरीत यदि वो हिस्सा इन्वेस्ट नहीं होगा, तो इनकम बढ़ने पर इकनॉमी में लगातार कंजम्पशन कम हो रही है, यानी डिमांड कम हो रही है, और डिमांड यदि कम होती चली जाएगी तो इकनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बढ़ जाएगी। तो इससे पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो इनकम बढ़ने पर सेविंग बढ़ती है, हमें उसको फर्दर इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरह की सिचुएशन की भी पॉसिबिलिटी पाई जाती है, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम बढ़ने के साथ साथ उतना नहीं बढ़ता जितनी कि इनकम बढ़ती है। और ऐसे में यदि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा, तो कुछ ना कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी जो इकनॉमी में, जिनके लिए कोई बायर नहीं होगा, और बायर नहीं होगा तो वो स्टॉक इकट्ठा होता चला जाएगा, जिसके कारण ओवर प्रोडक्शन होगा, और आप जो प्रोड्यूसर्स हैं वो और ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करना चाहेंगे, और इस ओवर प्रोडक्शन के कारण लेबर्स को अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। रिफ्यूटेशन ऑफ सेज लॉ। अब सेज क्या कहता है, से कहता है कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है, इसका क्या मतलब है कि इकनॉमी में जितनी भी सप्लाई करोगे उतनी की उतनी डिमांड कर ली जाएगी। लेकिन कीन्स का लॉ क्या कहता है कि जितनी भी सप्लाई इकनॉमी में की जा रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड जनरेट नहीं होती, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेस देन 1 है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्या मतलब है कि इनकम में चेंज होने के कारण कंजम्पशन में कितना चेंज आया, और इनकम चेंज होने के कारण कंजम्पशन में कंपैरेटिवली कम चेंज आता है, इसलिए डिमांड डिक्लाइन होती है। और कभी भी डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं होगी, या आप कह सकते हैं जितनी सप्लाई चीज़ों की हो रही है सेम रेशो में डिमांड नहीं की जाएगी।
डिक्लाइनिंग इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पर क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि इनकम बढ़ने पर उस सेम प्रोपोर्शन में कंजम्पशन नहीं बढ़ती। अगर सेम प्रोपोर्शन में कंजम्पशन नहीं बढ़ती, कंजम्पशन कम रह जाती है, इकोनॉमी में ओवरऑल जो डिमांड है चीज़ों की वो कम हो जाती है। और डिमांड अगर कम होगी तो प्रोड्यूसर्स के पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं बिकेंगी, और नहीं बिकेंगी तो प्रोड्यूसर इसको लो प्राइस पर भी बेचना चाहेगा, और ऐसे में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रोड्यूसर के लिए काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अपने आप में और कुछ नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब हम एक इक्विलिब्रियम तो फेस करेंगे, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो सकते हैं इकनॉमी में, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन तक हम नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड काफ़ी कम हो जाती है। तो उस हिसाब से प्रोड्यूसर्स एग्रीगेट सप्लाई को भी कम कर देंगे, जिसके कारण इकनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगी, और साथ ही साथ आपकी कंजम्पशन उस रेशो में नहीं बढ़ेगी जिस रेशो में इनकम बढ़नी चाहिए। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप फुल एम्प्लॉयमेंट पर नहीं पहुँच पाते। ओवर सेविंग गैप। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है, यदि हमारी कंजम्पशन उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती है, कम बढ़ती है, तो इसका मतलब क्या है कि हम बढ़ी हुई इनकम का ज़्यादातर हिस्सा सेव कर रहे हैं। और हम यदि इसी तरीके से ज़्यादा सेविंग करते चले जाएंगे, कंजम्पशन कंपैरेटिवली कम करते चले जाएंगे, तो एक टाइम आएगा जहाँ पर डिमांड चीज़ों की काफ़ी कम हो जाएगी और सेविंग हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और ऐसे सिचुएशन में जो है वो हमारी चीज़ें नहीं बिकेंगी, प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। टर्निंग पॉइंट ऑफ ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल क्या होता है? इकनॉमी के अप एंड डाउन्स को हम ट्रेड साइकिल कहते हैं। कभी इकनॉमी में अप की सिचुएशन देखने को मिलती है जिसे हम बूम कहते हैं, जहाँ पर हमारी इनकम, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट सब अपवर्ड ट्रेंड में पाए जाते हैं। इसके ठीक विपरीत कभी हमारी इकनॉमी में बिल्कुल बॉटम देखने को मिलता है, जिसे हम डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, जहाँ पर सारी चीज़ें डाउनवर्ड ट्रेंड में पाई जाती हैं। तो ये जो ट्रेड साइकिल के टर्निंग पॉइंट है, अप एंड डाउन, इनको एक्सप्लेन करने का काम करता है आपका केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ। ट्रेड साइकिल की हाईएस्ट लिमिट है, मान लीजिए इनकम ऊपर की तरफ पहुंच गई है, वहाँ पर कंजम्पशन यदि कम होनी शुरू हो जाए तो ऊपर से ट्रेड साइकिल नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि चीज़ों की डिमांड कम हो गई है, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगी, और एक लिमिट तक ये चीज़ें कम होगी, क्योंकि जो भी इंसान इकनॉमी में है वो अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग कंज्यूम करना चाहते हैं। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरता है इनकम के अकॉर्डिंग, और एक मिनिमम पॉइंट के बाद दोबारा से इकनॉमी रिकवर करना शुरू कर देती है, तो ट्रेड साइकिल अपवर्ड टर्न में आ जाता है। सेकुलर स्टैग्नेशन। सेकुलर स्टैग्नेशन क्या सिचुएशन होती है? जहाँ पर किसी तरह की कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं पाई जाती है, बहुत ही कम इकोनॉमिक ग्रोथ पाई जाती है, और जब इनकम बढ़ रही है इकनॉमी में और उसके अकॉर्डिंग हमारी कंजम्पशन नहीं बढ़ती, सेविंग ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं, तो वहाँ पर चीज़ों की डिमांड काफ़ी कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, सेविंग्स तो बढ़ रही होती है, लेकिन इन्वेस्टर्स के पास किसी तरीके का कोई इंड्यूसमेंट नहीं मिलता कि वो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें, इन्वेस्ट करें या और ज़्यादा प्रोडक्शन करें, क्योंकि ऑलरेडी जो गुड्स का स्टॉक है वही इकोनॉमी में नहीं बिक रहा होता। तो एक सेकुलर स्टैग्नेशन की सिचुएशन या नो इकोनॉमिक ग्रोथ की सिचुएशन इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। स्टेट इंटरवेंशन। अब एक जो हम अजम्पशन मानकर चले थे इस लॉ के लिए, वो लेज़र फेयर पॉलिसी थी, यानी गवर्नमेंट किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन जब भी इकनॉमी में बूम की सिचुएशन आती है या डिप्रेशन की सिचुएशन आती है, तो चीज़ें बहुत ऊपर चली जाती हैं या बहुत नीचे आ जाती हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़रूरी हो जाता है। यूनिक प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन। इनकम किस तरीके से जनरेट होती है? जैसे ही प्रोड्यूसर कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करता है, उसके कारण कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इनकम जनरेट होती है, लेकिन वो इनकम इन्वेस्टमेंट से कई गुना जनरेट होती है, और इस फिनोमिना को जो एक्सप्लेन करता है वो मल्टीप्लायर है। इस
कॉन्सेप्ट को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। के से यहाँ मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसका फॉर्मूला दिखाया गया है 1/1 माइनस MPC, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। अब यहाँ पर हम जैसे ही MPC की वैल्यू रखेंगे वैसे ही हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी, जो हमें ये बताती है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने के बाद कितने गुना तक हमारे यहाँ पर इनकम इंक्रीज़ करेगी। और जितनी ज़्यादा मल्टीप्लायर होगा उतने गुना इनकम ज़्यादा बढ़ेगी, अगर मल्टीप्लायर कम होगा उतने गुना इनकम कम बढ़ेगी। तो इनकम जनरेशन के इस पूरे प्रोसेस को हम समझ सकते हैं यदि हमें इस साइकोलॉजिकल लॉ का पता है, यदि हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का पता है। इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है कि कितनी डिमांड इकोनॉमी में है, उस हिसाब से जो प्रोड्यूसर है, जो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है। अब इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारी कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ पाती, तो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट कम होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की, वहाँ पर जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, यानी इनकम बढ़ने के बाद जो कंजम्पशन बढ़ती है, वो कहीं ज़्यादा पाई जाती है। तो ऐसी कंट्रीज़ में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट की, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा पाई जाती हैं दूसरी कंट्रीज़ के, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती है। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ केन्जियन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये साइकोलॉजिकल लॉ जो भी है केन्स का, उसमें क्या क्या कमियां हैं। पहली चीज़ है नो प्रॉपर यूज़ ऑफ वर्ड प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी शब्द का प्रयोग ढंग से नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि केन्स क्या मानता है कि जो एक हिस्सा है इन बढ़ी हुई इनकम का, वो कंजम्पशन पर खर्च हो जाता है। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उस कंजम्पशन के एक्सपेंडिचर को कि कितना हिस्सा बढ़ने पर खर्च होता है कंजम्पशन पर, उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है जो भी इनकम है वो केवल कंजम्पशन और सेविंग में ही बटे। एक हिस्सा इनकम का ऐसा भी हो सकता है जो आप कैपिटल गुड्स पर खर्च कर रहे हो, जिसको आप कंजम्पशन में काउंट नहीं कर सकते। तो प्रोपेंसिटी शब्द का ठीक प्रयोग नहीं किया गया, उसमें सभी चीज़ों को शामिल नहीं किया गया। सिंपल ट्रूइज्म। केन्स क्या मानता है कि जितने भी पुअर पीपल हैं उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है, और जो रिच लोग हैं उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है। इसमें कोई नई बात केन्स ने रिप्रेजेंट नहीं की है, ये सबको पहले ही पता था। उसी चीज़ को केन्स ने केवल घुमा फिरा कर कहा है। अनरियलिस्टिक। केन्स के जो फिनोमिना है वो अनरियलिस्टिक है, क्योंकि रियल लाइफ के सिचुएशन में जब 1944-55 का टाइम पीरियड था, ये देखा गया कि इनकम में इंक्रीज़ होने के कारण भी सेविंग में इंक्रीज़ नहीं हुआ। जबकि केन्स कहता है कि बढ़ी हुई इनकम दो हिस्सों में बटेगी, कंजम्पशन और सेविंग, यानी कंजम्पशन भी बढ़ेगी और सेविंग भी बढ़ेगी। नॉट सेकुलर। कंजम्पशन का जो है केन्स का, वो शॉर्ट पीरियड में लागू होता है, केवल लॉन्ग पीरियड में लागू नहीं होता। लॉन्ग पीरियड में जो साइकोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं, क्योंकि वो बदल सकते हैं, जबकि हम मानकर चलते हैं कि इन फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं होगा। इट इज़ अ फ्रॉड। इसको फ्रॉड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मैथमेटिकल इक्वेशंस के टर्म में हम इसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और जब तक हम इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और चीज़ों को प्रूव नहीं कर सकते, तब तक ये एक फ्रॉड है, वे कॉन्सेप्ट है।